अम, क्या किसी के लिए भी ये यकीन करना आसान है कि मतलब सदियों तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी मरे हुए समुद्री घोंघों के शंखों पर टिकी हुई थी? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, हाँ, क्या पर सच यही है। वही तो ठीक है, चलिए आज की इस चर्चा में इसे बहुत बारीकी से समझते हैं। आज हमारी रिसर्च डेस्क पर जो दस्तावेज और ऐतिहासिक डेटा है ना, वो हमें एक ऐसी चीज के सफर पर ले जा रहे हैं जिसके बिना आज की दुनिया एक पल भी नहीं चल सकती, यानी पैसा। बिल्कुल। और इस डीप डाइव में हम शुरुआत वहां से करेंगे जब पैसे का कोई वजूद ही नहीं था। हाँ, और वहां से हम कौड़ियों, चांदी के टुकड़ों और आखिर में आज के डिजिटल युग के बिटकॉइन और पाई कॉइन जैसी अदृश्य मुद्राओं तक पहुंचेंगे। देखिए, इस सफर का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि पैसे का आकार या रंग कैसे बदला। हमारा मकसद ये डिकोड करना है कि पैसे ने सत्ता की नींव कैसे रखी, बड़े बड़े साम्राज्यों को कैसे तबाह किया। हाँ, और सबसे अहम बात, हाँ, एक आम इंसान के रोजमर्रा के फैसलों को सदियों तक कैसे कंट्रोल किया। पैसा सिर्फ एक टूल नहीं है, ये इंसानी भरोसे का शायद सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। बिल्कुल सही कहा। और इस गहरे विश्लेषण में हम सिर्फ पुराने सिक्के नहीं गिनने वाले हैं। हम उन कहानियों को खंगालेंगे जहां एक फूटी कौड़ी से लेकर डिजिटल गोल्ड तक का लंबा सफर तय हुआ है। तो शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं, लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास। उस समय कोई आधिकारिक मुद्रा यानी ऑफिशियल करेंसी नहीं थी। लोग वस्तु विनिमय पर निर्भर थे। जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। हाँ, वही बार्टर सिस्टम। अब अक्सर इसे बड़ा ही सरल और आदर्श समझ मान लिया जाता है कि तुम मुझे चावल दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देख रहा हूँ। वो कैसे? अब मान लीजिए एक लोहार है, उसने भारी भरकम तलवारें और कुदालें बनाई हैं। अब उसे भूख लगी है और वो एक मछुआरे के पास जाता है। हाँ, समझ रही हूँ। अब मछुआरे को तलवार चाहिए ही नहीं, और अगर वो किसी तरह सौदा कर भी ले तो लोहार के पास जो मछलियां आएंगी वो 2 दिन में सड़ जाएंगी। मेरे हिसाब से तो ये एक भयानक व्यवस्था थी। ये एक बहुत ही सटीक और प्रैक्टिकल उदाहरण है। देखिए, इकोनॉमिक्स में इसी समस्या को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी जरूरतों का दोहरा संयोग कहा जाता है। दोनों की जरूरत एक ही वक्त पर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पंगा था, वो सिर्फ 2 लोगों की जरूरतों के टकराने का नहीं था। असली समस्या स्टोर ऑफ वैल्यू की थी, यानी किसी चीज की कीमत को सहेज कर रखने की। ओह अच्छा, मतलब मछलियां सड़ने वाली बात। हाँ, अनाज, दूध या मछलियां, ये सब जल्दी खराब हो जाने वाली चीजें हैं। एक किसान अपनी साल भर की मेहनत को लंबे समय तक सहेज कर नहीं रख सकता था। हाँ, ये तो है। तो समाज को एक ऐसी चीज की सख्त दरकार थी जो खराब ना हो, जिसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सके और जिसे देखते ही सामने वाला बिना किसी शक के स्वीकार कर ले। और यहीं पर इस कहानी में सबसे अजीब मोड़ आता है। इंसान ने अपनी इस सबसे बड़ी आर्थिक समस्या का हल किसी सोने या चांदी की खदान में नहीं ढूंढा, बल्कि समंदर के किनारे ढूंढा। बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं कौड़ियों की। ये समुद्री शंख सदियों तक ग्लोबल करेंसी बना रहा। लेकिन सच कहूं तो मुझे ये बात हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। अजीब क्यों? मतलब एक मरे हुए घोंगे के शंख में ऐसा क्या था कि लोग उसके बदले अपना कीमती अनाज या अपने जानवर देने को तैयार हो गए? देखिए, इसे ना आज की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरह समझिए। ब्लॉकचेन कौड़ियों को? हाँ, बिल्कुल। कौड़ी सिर्फ एक शंख नहीं थी, ये उस दौर की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। सबसे पहली बात, कौड़ी बहुत हल्की थी और इसे आसानी से गिना जा सकता था। हाँ, वजन तो कम होता ही है। दूसरी बात, हर कौड़ी का आकार लगभग एक जैसा ही होता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे नकली बनाना उस समय लगभग नामुमकिन था। अरे वाह! आप अपने घर के आंगन में कौड़ी नहीं उगा सकते थे और ना ही इसे किसी पत्थर से तराश कर बनाया जा सकता था। उसमें जो नेचुरल डिजाइन था वही इसकी असली होने की गारंटी था। मतलब नेचर ने ही एक एंटी काउंटरफीट या नकली नोट पकड़ने वाला सिस्टम बना दिया था उस दौर में। एकदम सही पकड़ा आपने। और जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हम देख रहे हैं इस चर्चा के लिए, उनके मुताबिक बंगाल और उड़ीसा जैसे इलाकों में लाखों कौड़ियों का मतलब 1 रुपया होता था। हाँ, वहाँ ये बहुत चलती थी। और यहीं से मुझे वो मुहावरे याद आ रहे हैं जो आज भी हमारी भाषा में जिंदा हैं। जैसे अक्सर गुस्से में लोग कहते हैं ना, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा।
बिल्कुल, इसका सीधा कनेक्शन इसी इतिहास से है। हाँ, क्योंकि अगर कोई कौड़ी जरा सी भी टूट या चटक जाती थी तो वो बाजार में रद्दी हो जाती थी, अमान्य। मतलब उसका वो जो एंटी काउंटरफीट फीचर था वो खत्म हो जाता था। भाषा हमेशा इकोनॉमी के निशानों को अपने अंदर छुपा कर रखती है। ढेला शब्द भी ऐसे ही चलन में आया। ढेला, जैसे मिट्टी का ढेला। हाँ, ढेला मिट्टी या पत्थर के छोटे टुकड़े को कहा जाता था, जिसका इस्तेमाल बहुत ही कम कीमत वाले लेन देन में होता था। और जो हम पाई कहते हैं, उसका जन्म भी इसी छोटे हिसाब किताब को सुधारने के लिए हुआ। बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन एक समय के बाद तो कौड़ियों का यह सिस्टम भी चरमराने लगा था। बिल्कुल, लोग बढ़ रहे थे, व्यापार बढ़ रहा था। वही ना, अगर किसी को बहुत बड़ा सौदा करना हो, मान लीजिए कोई बड़ी जमीन खरीदनी हो या हाथियों का व्यापार करना हो, तो उसे तो पूरी बैलगाड़ी भर के कौड़ियां ले जानी पड़ेंगी। हाँ, और उसकी सुरक्षा भी करनी पड़ेगी। ये लॉजिस्टिक्स के हिसाब से तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। तो फिर स्थानीय शासकों ने, यानी लोकल किंग्स ने, अपने अपने निशान लगे हुए धातु के सिक्के बनाने शुरू किए, जिन्हें हम पम्श्टमार्क्ट कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक नया सरदर्द पैदा हो गया। अब हर छोटे बड़े राज्य का अपना अलग सिक्का था। जैसे ही आप एक राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्य में घुसते, आपके पैसे की कीमत बदल जाती थी। और यही वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था जहां एक स्टैंडर्ड या मानक की बहुत सख्त जरूरत महसूस हुई। एक ऐसी मुद्रा जो हर जगह चल सके। बिल्कुल, व्यापार को स्मूथ बनाने के लिए एक ऐसी करेंसी चाहिए थी जो एक बहुत बड़े इलाके में बिना किसी झिझक के स्वीकार की जाए। और इस स्टैंडर्ड को कायम करने का क्रेडिट जाता है शेर शाह सूरी को। हाँ, 1540 के आसपास। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही व्यवस्थित प्रणाली शुरू की। दस्तावेज बताते हैं कि उन्होंने 11.66 ग्राम यानी रुपया, जो कि संस्कृत के शब्द रुपया से निकला है, जिसका मतलब होता है गढ़ा हुआ चांदी का सिक्का। लेकिन एक बात जो यहाँ हमेशा उलझाती है वो इसका गणित है। मैथ में क्या उलझन है? मतलब 1 रुपए में 16 आना ही क्यों होते थे? 10, 20 या 50 क्यों नहीं? हम लोग तो बेस 10 वाले सिस्टम के आदी है ना। इसके पीछे का कारण बहुत ही प्रैक्टिकल था। देखिए, उस दौर में कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर नहीं होती थी। हिसाब किताब उंगलियों पर, जुबानी तौर पर होता था। हाँ, लिखा पढ़ी भी कमी होती थी। तो नंबर 16 की खासियत ये है कि ये फ्रैक्शनल डिवीजन यानी भिन्नात्मक विभाजन के लिए एकदम परफेक्ट है। थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? देखिए, आप 16 को आसानी से आधा कर सकते हैं, यानी 8 आना। हाँ, अठन्नी। बिल्कुल, उसे और आधा कर लीजिए तो चौथाई यानी 4 आना, 54। और उसे भी आधा किया तो 2 आना। अरे वाह! तो बाजार में जब कोई सब्जी या अनाज का मोल भाव करता था तो आधा या पाव हिस्सा निकालना इस 16 के मैक्स से बहुत सरल हो जाता था। 1 रुपए में 192 पैसे होती थी और उससे छोटे से छोटे लेन देन का हिसाब आसानी से रखा जा सकता था। मतलब ये पूरी तरह से बाजार की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया एक शानदार मैथमेटिकल मॉडल था। फिर आगे चलकर मुगलों के दौर में, खासतौर पर अकबर के समय में, इस रुपए का और भी स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय चांदी के सिक्कों की भारी मांग होने लगी। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत गहरी और खूनी हो जाती है। जब हम इस हिस्ट्री को गहराई से पढ़ते हैं तो लगभग हर पन्ने पर युद्ध और कत्लेआम का जिक्र है। इतिहास युद्धों से ही भरा हुआ है। पर सवाल यह है कि क्या लोग सच में सिर्फ पैसा बनाने या सिक्के ढालने के लिए एक दूसरे की हत्याएं कर रहे थे? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? इस हिंसक पहलू को ना थोड़ा और गहराई से देखने की जरूरत है। देखिए, युद्ध सीधे तौर पर सिक्के लाने के लिए नहीं लड़े जा रहे थे। लड़ाइयां उस पूरी व्यवस्था पर कब्जा करने के लिए हो रही थीं जो उन सिक्कों को उनकी असली ताकत देती थी। यानी रूट कॉज कुछ और था। हाँ, असम, खजाने, चांदी की खदानें, व्यापारिक मार्ग और सबसे जरूरी तकसालें यानी मिंट्स, जहां सिक्के बनते थे। अच्छा, जिसके पास खजाना और तकसाल थी वही असली बॉस था। बिल्कुल, जो तकसाल पर कब्जा करके अपने नाम का सिक्का चला सकता था वही असली शासक माना जाता था। और मुगलों के पतन के बाद यही हुआ। जब अलग अलग क्षेत्रीय ताकतें उभरने लगीं तो सबने अपनी अपनी अलग तकसालें खोल लीं। और इसका नतीजा वही हुआ जिसका डर था। बाजार में मिलावटी और नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। वही होना था। जब स्टैंडर्ड गिरता है तो यही होता है। कोई चांदी में तांबा मिला रहा था, कोई कुछ और सस्ती धातु। इससे पूरी इकोनॉमी में डर और अविश्वास फैल गया। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी के सिक्के पर भरोसा करने से बचने लगा। और ऐसी आर्थिक अस्थिरता
यानी इस लैक ऑफ ट्रस्ट का सबसे ज्यादा फायदा उठाया एक विदेशी ताकत ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जी हाँ। ये तो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही डिसाइसिव मोड़ है। 18वीं सदी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपने पैर पसार रही थी तो उनके सामने सबसे बड़ा हेडेक यही था कि हर रियासत का अपना अलग सिक्का था। किसी का वजन अलग तो किसी की प्योरिटी अलग। हाँ, तो उन्होंने 1835 यानी 1835 में एक ऐतिहासिक फरमान जारी किया और पूरे भारत में एक समान कंपनी रुपया लागू कर दिया। अब चाहे नॉर्थ हो या साउथ, हर सिक्के का वजन, डिजाइन और शुद्धता एक जैसी थी। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव और मॉडर्न कदम लगता है ना? कि पूरे देश में आर्थिक एकरूपता आ गई। लगता तो है, लेकिन हमें इसके पीछे काम कर रही मशीनरी के असली मकसद को नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। 1835 में एक ही तरह का सिक्का लाना अंग्रेजों की तरफ से कोई सोशल सर्विस या समाज सेवा थोड़ी ना थी। मेरी समझ से ये उनके लिए टैक्स वसूलने का एक बहुत ही चालाक कॉर्पोरेट टूल था। बिल्कुल था, उन्हें बिजनेस करना था यहाँ। जरा सोचिए, अगर आपको पूरे देश से लगान वसूलना है, इंग्लैंड मुनाफा भेजना है और अपने सैनिकों को सैलरी देनी है, तो 50 अलग अलग सिक्कों के साथ हिसाब रखना तो दिमाग खराब कर देगा। वो एक लॉजिस्टिकल नाइटमेयर होता उनके लिए। तो एक समान मुद्रा ने उनके लिए भारत की संपत्ति को लूटना और उसे मैनेज करना बहुत ही आसान और सिस्टमैटिक बना दिया। ये तो आर्थिक लूट थी, पर बात सिर्फ आर्थिक दोहन तक सीमित नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी था। साइकोलॉजिकल कंट्रोल? वो कैसे? अगर आप इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना चाहते हैं तो जरा 1857 यानी 1857 के विद्रोह पर गौर कीजिए। अरे हाँ, ये तो बड़ा दिलचस्प एंगल है। 1897 में जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो उन्होंने सबसे पहला बड़ा काम क्या किया था? उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंग्रेजी टकसालों पर कब्जा किया और मुगल सम्राट या अपने लोकल नेताओं के नाम के सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे। वही तो, क्योंकि विद्रोह करने वाले इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे कि करेंसी सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं है। हाँ, वो पावर का सिंबल है। बिल्कुल, वो सीधे तौर पर शासन और सत्ता का प्रतीक है। और अंग्रेजों ने भी इस बात को बखूबी समझा। 1857 के बाद जब सत्ता सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में गई, हाँ, तब उन्होंने सिक्कों पर महारानी विक्टोरिया का चेहरा छपना शुरू कर दिया, ताकि हर रोज जब कोई आम इंसान बाजार में आलू या चावल खरीदने जाए तो वो सिक्के पर अपनी शासक का चेहरा देखे। वाह! ये रोजमर्रा की जिंदगी में साइकोलॉजिकली ये याद दिलाने का एक तरीका था कि आखिर तुम पर राज कौन कर रहा है। रोजमर्रा के लेन देन में सत्ता का प्रदर्शन, ये बात वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। मतलब पैसा जेब में रखा सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं था, वो एक अनाउंसमेंट थी, एक घोषणा थी। एकदम सही कहा आपने। इसके बाद 19वीं सदी के आखिर में एक और बड़ा भूचाल आया, जिसे सिल्वर क्राइसिस या चांदी का संकट कहते हैं। हाँ, दुनिया भर में इकोनॉमी बदल रही थी। दुनिया के कई देश गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। अमेरिका और यूरोप में ऐसा हो रहा था। इसका नतीजा ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी के दाम अचानक से धड़ाम से गिर गए, तो उसकी कीमत भी ग्लोबल लेवल पर बहुत कमजोर हो गई। और इसी संकट से बचने के लिए 1893 में भारत में चांदी के सिक्कों की खुली ढलाई पर रोक लगा दी गई। इस एक फैसले ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी थी, क्योंकि उनकी पूरी सेविंग का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन हो गया था। बिल्कुल। और इसी अस्त व्यस्त सिस्टम को ठीक करने और एक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को भारत में लाने के लिए दशकों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की स्थापना हुई। और फिर आता है आजादी का सवेरा, 1947। देश आजाद हो गया और अपना शासन शुरू हुआ। 1950 में जब देश गणतंत्र बना तो सिक्कों से ब्रिटिश राजाओं के चेहरे हमेशा के लिए हटा दिए गए और उनकी जगह हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ ने ले ली। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। आज़ादी हमें 40 के दशक में मिल गई थी, लेकिन जो 16 आने वाली प्रणाली जो मुगलों और अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही थी, उसे छोड़कर 1 रुपए को 100 पैसों में बंटने वाली डेसिमल सिस्टम तक पहुंचने में पूरे 10 साल क्यों लग गए? ये बहुत वैलिड सवाल है। हाँ, क्योंकि ये फैसला तो 1 अप्रैल 1957 को लागू हुआ ना। 100 पैसों का मैथ तो 16 आने से कहीं ज़्यादा आसान है, तो फिर इतना लंबा इंतज़ार क्यों किया गया? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बात सिर्फ एक नया कानून पास करने या नया मैथ लागू करने की नहीं थी। तो फिर किस चीज़ की थी? आपको समझना होगा कि सदियों से लोगों के दिमाग में वो 16 आने का गणित कितनी गहराई से बसा हुआ था। मंडियों में, दुकानों पर पीढ़ियों से लोग उसी तरह से हिसाब कर रहे थे। हाँ, जैसे चौवन्नी, अठन्नी उनकी आदत में शामिल थी। बिल्कुल, वो उनका एक तरह का कॉग्निटिव इंफ्रास्ट्रक्चर था।
उस पक्की आदत को रातों रात बदलना नामुमकिन था। सरकार को ये डर था कि अगर अचानक से कल सुबह ये बदलाव कर दिया गया तो पूरे देश के बाजारों में अफरा तफरी मच जाएगी, हंगामा हो जाता है। हाँ, इसलिए धीरे धीरे लोगों को मेंटली तैयार किया गया। रेडियो और अखबारों में प्रचार अभियान चलाए गए। अच्छा, तभी शुरुआत में से नया पैसा कहा गया था। जी हाँ, ताकि बाजार में लोग पुराने पैसों और नए पैसों के बीच कंफ्यूज ना हो। ये बड़ा क्लेवर मूव था। और एक बात, ये बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था कि 100 तक गिनना आसान होता है। असल में पूरी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। ग्लोबल इकोनॉमी डेसिमल पर शिफ्ट हो रही थी। बिल्कुल, इंटरनेशनल बैंकिंग स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल ट्रेड पूरी तरह से डेसिमल सिस्टम पर आ चुके थे। अगर नए आज़ाद भारत को मॉडर्न ट्रेड के साथ कदम मिलाकर चलना था तो अपनी करेंसी सिस्टम को ग्लोबल लेवल पर लाना ही एकमात्र रास्ता था। ये बहुत ही शानदार बात है कि कैसे एक देश अपनी नई पहचान भी गढ़ रहा था और खुद को फ्यूचर के लिए तैयार भी कर रहा था। हालांकि इसके बाद भी रुपए ने कई बड़े झटके सहे हैं। हाँ, इकोनॉमी का सफर कभी स्मूथ नहीं होता। जैसे 1966 में रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, फिर 1991 में वो बड़ा आर्थिक संकट आया जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग खत्म ही हो गया था। और उसके बाद हम सबको याद ही है 2016 की नोटबंदी, जहां रातों रात 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए। ये सभी घटनाएं इसी बात का प्रूफ है कि मॉडर्न दौर में भी मुद्रा या करेंसी कभी स्थिर नहीं रहती। हाँ, अब राजवाड़े और तलवारें तो हैं नहीं। वही बात है, अब करेंसी का कंट्रोल खदानों पर कब्जा करने या हथियारों से नहीं होता। अब ये सरकारी नीतियों, सेंट्रल बैंक्स की ब्याज दरों, महंगाई और इंटरनेशनल बाजारों के उतार चढ़ाव से कंट्रोल होती है। और इस बदलाव की कड़ी में अब हम इस सफर के सबसे नए, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे क्रांतिकारी पड़ाव पर आ गए हैं। आप डिजिटल करेंसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, डिजिटल करेंसी का उदय। देखिए, फिजिकल सिक्कों और कागजी नोटों ने सदियों तक राज किया, लेकिन 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। बड़े बड़े बैंक बैंकरप्ट हो गए। लोगों का भरोसा टूट गया था बैंकिंग सिस्टम से। हाँ, लोगों को लगने लगा कि ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है और जो सरकारों की पॉलिसीज हैं, ये उनके फायदे के लिए नहीं है। और इसी डर और अविश्वास की राख से जन्म हुआ एक ऐसी मुद्रा का जिसे कोई एक सरकार या कोई एक बैंक कंट्रोल ना कर सके। बात 2009 में शुरू हुई बिटकॉइन की हो रही है, जिसे सतोशी नाकामोटो नाम के एक अनजान इंसान या ग्रुप ने बनाया। अनजान ही आज तक। हाँ, और ये सिर्फ एक नई करेंसी नहीं थी, ये पैसे के पूरे फिलॉसफी को ही एक खुली चुनौती थी। बिटकॉइन एक ऐसा पैसा जिसका कोई फिजिकल वजूद ही नहीं है, आप उसे छू नहीं सकते। मैं इसे थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। जो डॉक्यूमेंट्स हमने पढ़े हैं उनके मुताबिक ये ब्लॉकचेन नाम की टेक्निक पर काम करता है जी। और पीयर टू पीयर नेटवर्क के जरिए सीधे एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। बीच में कोई बैंक या आरबीआई नहीं होता। लेकिन मुझे एक बात समझाइए। पूछिए। जब बीच में कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, तो ये पक्का कैसे होता है कि कोई फ्रॉड नहीं कर रहा? मतलब कोई अपने कंप्यूटर पर बैठकर नकली बिटकॉइन क्यों नहीं बना लेता? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इसका सबसे बड़ा टेक्निकल चमत्कार है। बिटकॉइन की शुद्धता और सुरक्षा किसी गवर्नर के सिग्नेचर से नहीं, बल्कि क्रिप्टोग्राफी से तय होती है। क्रिप्टोग्राफी? हाँ, इसमें हर एक लेन देन का एक पब्लिक लेजर यानी खुली बही खाता होती है। जब भी नेटवर्क पर कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो दुनिया भर में इस नेटवर्क से जुड़े हजारों कंप्यूटर्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करने की रेस लगाते हैं। अच्छा, मैथ का हिसाब यहाँ भी है? बिल्कुल। और जो कंप्यूटर सबसे पहले इस पजल को सॉल्व करता है वो उस नए ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन में जोड़ देता है, और इस मेहनत के बदले में उसे रिवॉर्ड के तौर पर नया बिटकॉइन मिलता है। और इसी पूरे प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं? एकदम सही। तो इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन माइनिंग में जो बेतहाशा बिजली फूंक रही है और जो भारी भरकम कंप्यूटर्स दिन रात फुल स्पीड पर चल रहे हैं, वो असल में कोई सिस्टम की खराबी या बग नहीं है, वो तो इसका फीचर है। हाँ, वो जानबूझकर वैसे डिजाइन किया गया है। ये तो बिल्कुल शेरशाह सूरी के जमाने जैसा हो गया, जहां सिक्के की कीमत इस बात से तय होती थी कि उसमें लगी चांदी को खादान से निकालने में कितनी शारीरिक मेहनत लगी है, और आज वही मेहनत कंप्यूटर के प्रोसेसर और जलाई गई बिजली कर रही है। ये कंपैरिजन एकदम सटीक है। इस भारी एनर्जी खपत को तकनीकी भाषा में प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क? हाँ, ये जलाई गई बिजली ही इस बात की गारंटी है कि कोई आम आदमी इस नेटवर्क को हैक या चीट नहीं कर सकता।
क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे दुनिया भर के सारे माइनिंग कंप्यूटर से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर और बिजली खर्च करनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। बिल्कुल नामुमकिन है। और चूंकि बिटकॉइन की टोटल सप्लाई कोड के हिसाब से सिर्फ 21 मिलियन तक ही लिमिटेड है, इसीलिए इसे डिजिटल गोल्ड भी कहा जाने लगा है। लेकिन जैसा कि साफ है, इस बेतहाशा एनर्जी कंजम्पशन की वजह से ये आज एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन चुका है। वहीं इसकी सबसे बड़ी आलोचना भी है। और शायद इसी बिजली की समस्या को दूर करने और क्रिप्टो को वापस आम आदमी के हाथ में देने के लिए टेक की दुनिया में लगातार नए प्रयोग हो रहे हैं। आज की इस रिसर्च में एक नए प्रोजेक्ट का खास तौर पर जिक्र है, पाई नेटवर्क, जो 2019 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने शुरू किया था। हाँ, पाई नेटवर्क का जो विजन है वो बिटकॉइन से बिल्कुल अलग है। देखिए, बिटकॉइन जहां प्रूफ ऑफ वर्क की इलेक्ट्रिसिटी पर काम करता है, वहीं पाई सोशल कंसेंसस यानी सामाजिक सहमति का इस्तेमाल करता है। मतलब इसमें हैवी कंप्यूटर्स नहीं लगते? नहीं, इसका दावा ये है कि हम लोग अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके पाई माइन कर सकते हैं, और वो भी बिना बैटरी ड्रेन किए या बहुत ज्यादा डेटा खर्च किए। लेकिन ये जो दस्तावेज हमारे पास हैं, इनके अनुसार ये पाई नेटवर्क अभी अपने एनक्लोज्ड मिनट वाले फेज में है। इस टेक्निकल टर्म का आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? क्या हम आज इससे बाजार में जाकर सामान खरीद सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। इनक्लोज मिनट का सीधा सा मतलब ये है कि ये नेटवर्क अभी एक सैंडबॉक्स यानी एक सुरक्षित चारदीवारी के अंदर टेस्ट हो रहा है। अच्छा, मतलब लाइव पब्लिक ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है? हाँ, अभी ये बाहरी दुनिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस वगैरह से नहीं जुड़ा है। उनकी टीम पहले ये पक्का करना चाहती है कि बिना भारी बिजली फूके सिर्फ मोबाइल फोन्स के नेटवर्क पर जो ये सिस्टम बन रहा है वो रियल वर्ल्ड में हैकर्स या किसी मैनिपुलेशन से पूरी तरह सुरक्षित रहे। एक्सचेंजेस पर ओपन करने से पहले पूरी टेस्टिंग चल रही है। बिल्कुल, ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे टेक्नोलॉजी पैसे को फिर से डेमोक्रेटाइज करने यानी आम आदमी के लेवल पर लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सरकारें भी हाथ पर हाथ धरे थोड़ी ना बैठी हैं, वो भी अपना खुद का डिजिटल हथियार तैयार कर रही हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। बिल्कुल, भारत में ही देख लीजिए, रिजर्व बैंक अपना खुद का डिजिटल रुपया यानी CBDC टेस्ट कर रहा है, और UPI का चमत्कार तो हम सब रोज अपने फोन पर अपनी आंखों के सामने देख ही रहे हैं, चाय की दुकान से लेकर बड़े मॉल तक। हाँ, UPI ने तो लेन देन की आदत ही बदल दी है। यहाँ हम सच में इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक चौराहे पर खड़े हैं। 3 अलग रास्ते दिख रहे हैं यहाँ से। हाँ, एक तरफ बिटकॉइन है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं। दूसरी तरफ पी नेटवर्क जैसे नए एक्सपेरिमेंट हैं जो पावर सेविंग और मोबाइल पर भरोसा दिखा रहे हैं। और तीसरी तरफ सरकारें हैं जो अपनी डिजिटल करेंसी ला रही हैं जहां पूरा कंट्रोल वापस सरकार के हाथ में होगा। अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो अब मुद्रा या करेंसी किसी कीमती धातु यानी सोने चांदी में नहीं बची है। अब ये पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी सिर्फ कोड्स, क्रिप्टोग्राफी और नेटवर्क के भरोसे पर टिक गई है। आपने बिल्कुल ठीक शब्द चुना, भरोसा। हाँ, ट्रस्ट। भरोसा ही इस पूरी कहानी का सार है। चाहे वो पुराने जमाने में किसी राजा की मोहर हो या 1857 के बाद सिक्के पर छपी महारानी विक्टोरिया की तस्वीर, या फिर RBI गवर्नर के साइन। हाँ, या आज के जमाने में किसी ब्लॉकचेन का एन्क्रिप्टेड कोड हो। पैसा हमेशा से इस इंसानी भरोसे का ही दूसरा नाम रहा है। बिल्कुल, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो आम आदमी के इस रोजमर्रा के टूल का सफर सच में अकल्पनीय रहा है। बिल्कुल। इंसान की एक छोटी सी जरूरत और वस्तु विनिमय यानी बार्टर की परेशानियों से शुरू हुई ये अजीबोगरीब कहानी समुद्र के किनारे बिखरी कौड़ियों तक पहुंची। वहां से शेरशाह सूरी के 11 ग्राम चांदी के उस सिक्के ने रुपए को जन्म दिया, और फिर अंग्रेजों का दौर आया। हाँ, और हमने देखा कि कैसे 16 आने का वो पुराना मैथ जो पीढ़ियों की उंगलियों पर रटा हुआ था, वो वक्त और ग्लोबल प्रेशर के सामने बदला और हम 100 पैसों की डेसिमल सिस्टम में आए। और आज ये सब कुछ सिमटकर हमारे हाथ में रखे स्मार्टफोन के अंदर बैठे एक अदृश्य डिजिटल कोड तक पहुंच गया है। इस पूरी यात्रा से जो एक सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये कि पैसा मतलब मनी कभी भी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा या धातु का सिक्का था ही नहीं। हाँ, वो तो सिर्फ उसका रूप था। असल में ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के लगातार बदलते रूप और सत्ता के पावर गेम का सबसे ट्रांसपेरेंट आईना रहा है। और इस आईने में आज की तस्वीर देखने के बाद मैं इस गहरे विश्लेषण के आखिर में किसी के भी सोचने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। जरूर।
देखिए, हजारों सालों तक हमने पैसे को छुआ है, उसकी खनक सुनी है, महसूस किया है और उसे अपनी जेबों में सहेज कर रखा है। आज वो पैसा पूरी तरह से एक अदृश्य कोड बन चुका है। तो आगे क्या? जिस तेजी से तकनीक बढ़ रही है, जब कल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सिस्टम्स खुद हमारे लिए डिसीजंस लेने लगेंगे और व्यापार करने लगेंगे, जब ये एआई बॉट्स पलक झपकते ही आपस में लाखों ट्रांजैक्शंस करेंगे बिना किसी इंसान को बताए, तो क्या वो अपनी कोई नई भाषा या अपनी खुद की कोई नई डिजिटल करेंसी बना लेंगे? ये थोड़ा डरावना भी है और फैसिनेटिंग भी। हाँ, एक ऐसी अदृश्य मुद्रा है जिसे शायद हम इंसान ठीक से समझ भी ना पाए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगली बार जब आप चाय की तपरी पर फोन से क्यूआर कोड स्कैन करके वो ध्वनि सुने, तो इस बदलते हुए और शायद थोड़े अनजान भविष्य के बारे में जरूर सोचिए। बिल्कुल, सोचना जरूरी है। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नई चीजें सीखते रहिए और हर पुरानी व्यवस्था पर सवाल उठाते रहिए।